सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है इंजीनियरिंग। लेकिन जरूरी नहीं हर आईआईटी वाला इंजीनियर ही बने, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी होते हैं। ऐसा ही एक नाम है आईआईटी लॉन्ड्री वाला, जिसने आईआईटी मुंबई से पढ़ाई करने के बाद लोगों के गंदे कपड़े धोकर अपनी किस्मत चमकाई और खड़ा किया 500 करोड़ का एम्पायर। ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिससे धोबी कल्चर शुरू हुआ और नाम दिया यूक्लीन। आइए जानते हैं इनसे यूक्लीन का बिजनेस कैसे शुरू हुआ, ये आइडिया कहां से आया और इसकी जरूरत कैसे पड़ी। यूक्लीन एक ऐसा स्टार्टअप है जो शहर शहर लोगों को लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग की सर्विस दे रहा है। इस स्टार्टअप की शुरुआत साल 2017 में हुई, जिसकी नींव रखी अरुणाब सिन्हा ने। इसके बाद लोगों ने उन्हें धोबी तक कहना शुरू कर दिया। धोबी बनने का फैसला उनका अकेले का नहीं था, इसमें उनका साथ दिया उनकी लाइफ टाइम पार्टनर गुंजन तनेजा ने। दोनों ने मिलकर अब तक भारत में कुल 570 स्टोर खोले हैं। 500 करोड़ के टर्नओवर वाली ये कंपनी केवल कपड़े ही नहीं धोती, सोफे शूज से लेकर आपके घरों के कारपेट भी चमकाती है। इतना ही नहीं, यूक्लीन डोर टू डोर सर्विस भी देता है, साथ ही कई लोगों को रोजगार भी दे रहा है। बात यही खत्म नहीं हुई, यूक्लीन अकेले ही इस बिजनेस को नहीं संभाल रहा, इसकी काफी लंबी चेन है। तो आज बात करेंगे स्टार्टअप को खड़ा करने वाले कंपनी के को फाउंडर अरुणाब सिन्हा से और जानेंगे कैसे छोटे से गाँव से निकलकर पहले आईआईटीएन बने और फिर अचानक धोबी बनने का फैसला क्यों लिया। वेलकम टू दी बिजनेस अरुणाब, कैसे हैं आप और क्या चल रहा है इन दिनों? थैंक यू सो मच मोहिनी। यूक्लीन चल रहा है एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। यूक्लीन क्या है, ये आइडिया आपको कैसा आया और इसकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? यूक्लीन एक बेसिकली एक लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज की चेन है, जहां पर हम छोटे छोटे स्टोर्स से आसपास के नेबरहुड में जो लोग रहते हैं, जो छोटे मोटे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें प्रीडोमिनेंटली लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग एंड सर्फेस क्लीनिंग की सर्विसेज हैं। इसकी शुरुआत एक्चुअली मेरे पहले स्टार्टअप से हुई थी, जहां पर हम इंडिया में इंटरनेशनल ब्रांड्स को लेकर आते थे और इंडियन ब्रांड्स को बाहर ले जाते थे। और उस दौरान मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था साउथ ईस्ट एशिया में, और ये 2012-2013 की बात है। उस समय वहाँ पर जो लॉन्ड्री का दृश्य था वो चेंज हो रहा था। वहाँ पे भी जो लोकल धोबी थे उनको लॉन्ड्रोमैट्स रिप्लेस कर रहे थे और वो रिवॉल्यूशन बहुत फास्ट हुआ था। तो वो चीज़ हमेशा से मेरे दिमाग में थी। और फिर 2016 में जब मैं एक होटल, बजट होटल चेन को लीड कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडिया के जो 2 स्टार और 3 स्टार होटल्स हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लॉन्ड्री, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है बट अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स नहीं है। तो जो होटेलियर्स हैं वो डिपेंडेंट हैं लोकल धोबी पे, बिकॉज उनका खुद का सेटअप नहीं है। अब लोकल धोबी के पास कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसके कारण काफ़ी एस्केलेशंस हमें झेलने पड़ते थे। जहाँ पर एक कस्टमर आपके होटल में आता है, थक हार कर आता है और उसको दिखता है कि उसकी चद्दर गंदी है या कर्टन्स गंदे हैं या पिलो कवर्स गंदे हैं। तो जैसे जैसे हमने होटल चेन को बिल्ड करना शुरू किया, हमें रियलाइज़ हुआ कि इंडिया के ऑलमोस्ट एवरी 3 स्टार 4 स्टार होटल आज इस प्रॉब्लम से संघर्ष कर रहे हैं। तो अब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इंडस्ट्री 30-35 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, जो 99.9% अनऑर्गेनाइज्ड है। तो एक तो आपके पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैंने इमीडिएटली होटल चेन में अपना पेपर्स डाला और मैंने यूक्लीन की शुरुआत करी। वेरी नाइस। अगर देखा जाए तो इस सफर में आपका सबसे ज्यादा साथ किसने दिया और कौन कौन इस सफर में आपके साथ अभी भी है? तो जब हमने शुरुआत करी थी, चैलेंजिंग था, बिकॉज मैं जहाँ पर काम कर रहा था बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी, काफ़ी कंफर्टेबल जॉब था, काफ़ी रेप्यूटेबल जॉब था। उसके बाद सडनली सब कुछ छोड़कर धोबी बनने का फैसला काफ़ी लोगों को स्कैंडलाइज करा। मेरे पेरेंट्स भी परेशान हुए कि ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हो, धोबी टैग आपके साथ लग जाएगा, आईआईटी से पढ़ाई करी आपने, उसके बाद आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो। लेकिन मैंने और मेरी वाइफ गुंजन, हमने काफ़ी सोचा और हमने ये डिसाइड किया कि हम वो लोग नहीं बनना चाहते हैं जो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद जब कोई एक सक्सेस स्टोरी इमर्ज करे तो हम बोले कि ये आइडिया में पहले आया था।
तो हमने ये फैसला लिया कि ये हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा मौका है उसको डिसरप्ट करने का, और अगर आज हम नहीं करेंगे तो आज से 2 साल बाद 3 साल बाद कोई ना कोई ज़रूर करेगा। तो हम उसे मिस नहीं करना चाहते थे। तो गुंजन ने डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब कंटिन्यू करेंगी, पार्ट टाइम मुझे सपोर्ट करेंगी और फैमिली को सपोर्ट करेंगी, और मैं फुल टाइम इसमें कूद गया। एंड वेरी फॉर्चुनेटली आज कंपनी की ऐसी हालत है फाइनेंशियली कि गुंजन ने 1 साल बाद ही कंपनी को फुल टाइम ज्वाइन कर लिया और आज भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा जब हमने पहला स्टोर बनाना शुरू किया था तो जो हमने टीम बिल्ड करी थी, जो हमारे स्टोर पे आयरन मैन थे, डिलीवरी बॉय थे, मैं स्टोर मैनेजर था, वो दोनों भी आज हमारे साथ फुल टाइम जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली आज वो डिलीवरी बॉय या आयरन मैन नहीं है, वो कंपनी के ऑपरेशंस हेड करते हैं, रविशंकर है, विनायक हैं। इन लोगों ने काफ़ी शुरुआत में मैं ज्वाइन किया था और हमारे साथ यूक्लीन को बिल्ड किया, और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आज भी ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, ये गाना अरुणाभ आपकी लाइफ से काफ़ी जुड़ा हुआ है, इसकी क्या कहानी है? तो ये मेरे लाइफ में एक बहुत इमोशनल मोमेंट है। मेरे फादर पुराने गानों के बहुत शौकीन हैं और बचपन में किसी बीमारी की वजह से उनकी काफ़ी हियरिंग लॉस हो गई थी। हम एक कैंपस में रहते थे, एक सोसाइटी में रहते थे। वहाँ पर एक डॉक्टर हुआ करते थे जो ये गाना हर शाम बजाते थे। अब क्योंकि हम बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते थे तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम एक ट्रांजिस्टर या रेडियो खरीद सकें। 1990s, अर्ली 1990s की बात है। तो मेरे फादर जैसे ये गाना बजता था, डॉक्टर अधिकारी नाम था उनका, जैसे वो ये सॉन्ग अपनी विंडो के पास बैठकर बजाते थे और उसको सुनते थे, मेरे मम्मी मेरे पापा को इन्फॉर्म कर देती थी कि अधिकारी सर ने ये गाना शुरू कर दिया है। तो भाग कर जाते थे और वहाँ पर उनकी विंडो के नीचे खड़े हो जाते थे और तब तक खड़े रहते थे जब तक वो सॉन्ग कंप्लीट नहीं होता था। और ये लगभग हर दिन का रिचुअल था कि वो डेफिनेटली ये सॉन्ग प्ले करते थे, ड्रिंक्स लेकर वो विंडो के साइड बैठते थे और विदाउट फेल मेरे पापा वहाँ जाकर उनकी खिड़की के नीचे खड़े होकर ये सॉन्ग सुनते थे। तो उस समय मुझे ये स्ट्राइक किया, मैंने मम्मी से पूछा भी और हमें पता चला कि हमारे पास इतना भी वेल्थ नहीं है कि हम एक छोटा सा ट्रांजिस्टर या रेडियो अफोर्ड कर सकें। और तब से मुझे लगने लगा कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है और कुछ ऐसा कर दिखाना है जिससे मैं अपने माता पिता को सारी सुविधाएं दे सकूं, एटलीस्ट एक रेडियो खरीद सकूं। तो उस समय IIT JEE बहुत पॉपुलर हो रहा था और कोइंसिडेंटली 1998 में जब मैं आई थिंक 8th या 9th में था तो जमशेदपुर में एक बंदा था अभिनव कुमार जिसने IIT JEE टॉप कर लिया और सडनली वो जमशेदपुर का टॉक ऑफ द टाउन बन गया। हर जगह सिर्फ अभिनव कुमार की बात हो रही थी, अखबारों में अभिनव कुमार, पॉलिटिशियंस अभिनव कुमार की बात कर रहे थे, हर स्कूल में उनको फेलिसिटेट किया जा रहा था। तब हमें पता चला कि IIT नाम की कोई चीज़ होती है जिसको आप अगर अच्छा कर लो तो आपकी ज़िंदगी सेट हो जाती है। और कुछ सीनियर्स ने मुझे गाइड किया कि अगर आपको IIT निकालना है तो आपको अभी से ही एडवांस बुक्स पढ़ने चाहिए। तो मेरी दीदी मुझसे 3 साल बड़ी थी तो मैंने उनकी किताबें पढ़नी शुरू करी एंड फाइनली मेहनत करने के बाद मेरा IIT में हो गया। अब कोइंसिडेंटली जब हम जमशेदपुर में रहते थे तो हम एक गांव में रहते थे जिसका नाम है डिमना, जो कि जमशेदपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। और अगर आप डिमना और जमशेदपुर को कंपेयर करेंगे तो आपको रियलाइज होगा वो बिल्कुल 2 अलग दुनिया थी। वाइल 10 किलोमीटर का ही सेपरेशन था, लेकिन डिमना में 3-3 दिन 4-4 दिन बिजली नहीं होती थी, पानी नहीं होता था, हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी। वहीं 10 किलोमीटर दूर टाटा स्टील का पूरा सेटअप था। तो वहाँ पे जितने एम्प्लॉयज़ थे, उनके बच्चे थे, वहाँ पे उस समय भी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो एक शुरू से एक और एम्बिशन बन गया था कि आगे चलकर कुछ ऐसा करना है जिससे कि टाटा स्टील में जॉब लग जाए और मैं पूरे परिवार को डिमना से उठाकर टाटा स्टील ले जाऊं। तो आप इसको कुएं वाले मेढक की बात करें या जो भी करें, मेरे लिए दुनिया शुरू होती थी डिमना से और ख़त्म होती थी टाटा स्टील से। अब जब IIT में हुआ तो कोइंसिडेंटली मुझे मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस मिला IIT बॉम्बे में। और मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस का मतलब है कि आपको आयरन एंड स्टील कंपनी में जॉब मिल सकती है। अब IIT जाने के बाद जब मैं एडमिशन लिया तब जाकर मेरी आंखें खुल गई, बिकॉज जब हम छोटे शहरों से आते थे हमारे सपने होते थे टाटा स्टील या कोई और कंपनी। बट जब वहाँ पर हम बॉम्बे के बच्चों से मिले, बैंगलोर वालों से मिले, तो पता चला कि ये लोग तो ऑलरेडी स्टार्टअप्स की बातें कर रहे हैं, अमेज़ॉन की बातें कर रहे हैं,
कंसल्टिंग की बातें कर रहे हैं, तब पता चला कि दुनिया टाटा स्टील से बहुत बड़ी है और बहुत कुछ किया जा सकता है। और तभी मुझे पता चला कि एंटरप्रेन्योरशिप से आप कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हो, कितनी वैल्यू क्रिएशन कर सकते हो, कितने लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो। और ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न था जो यूक्लीन को क्रिएट किया हमने, और आज यूक्लीन इंडिया क्या एशिया की सबसे बड़ी लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग चेन बन चुकी है। तो आपकी इस लॉन्ड्री चेन यूक्लीन ने किन किन कंपनियों के साथ कोलैबोरेट किया है? तो अब देखेंगे तो यूक्लीन के दो मेजर स्ट्रेंथ हैं। एक स्ट्रेंथ है हमारी सर्विस कैपेबिलिटी और दूसरी स्ट्रेंथ है हमारी रीच। आज हम 155 शहरों में प्रेजेंट हैं, 30 लाख के करीब कस्टमर्स को सर्विस करते हैं। तो हमने दोनों स्ट्रेंथ को यूज किया है टू कोलैबोरेट विद सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया। तो एक साइड जब आप सर्विस की बात करते हैं तो हम काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज जैसे अमेजॉन हो गया, जोमैटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, इन सब की लॉन्ड्री रिक्वायरमेंट्स को पैन इंडिया पे सर्विस करते हैं। जैसे जोमैटो ब्लिंकिट्स में लैब कोट्स होते हैं, अडानी के गेस्ट हाउसेज हैं, इन सब की लॉन्ड्री का हम ध्यान रखते हैं। दूसरे साइड जहां पर हम बात करते हैं हमारी रीच का, हमारे कस्टमर स्ट्रेंथ का, तो वहां पर हमने बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो भी उन शहरों में पहुंच सके। जैसे लिशियस करके एक चेन है जो कि मीट एंड सी फूड में डील करती है, उनके साथ हमने जयपुर में कोलैबोरेट किया। ब्रिटानिया जैसी कंपनी के साथ हमने पैन इंडिया कोलैबोरेट किया जहां पर वो हमारे कस्टमर्स को रीच आउट कर पाएं। मिंत्रा के साथ हमने साउथ इंडिया में कोलैबोरेट किया जहां पर उन्होंने यूक्लीन के प्लेटफॉर्म को यूज किया टू प्रमोट मिंत्रा एज अ कंपनी एंड अ प्रोडक्ट। ओके, अगर बात करें स्टोर्स की तो आपकी कितने स्टोर्स हैं और कितनी फ्रेंचाइजी है? तो हमारे आज के रेट पे टोटल करीब 570 स्टोर हैं। इसमें एक हमारी कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर है जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, ट्रेनिंग सेंटर है जो फरीदाबाद बेस्ड है। इसके अलावा जितने भी हमारे स्टोर्स हैं अक्रॉस इंडिया या इवन बांग्लादेश या नेपाल में, ये सारे फ्रेंचाइज्ड आउटलेट्स हैं। तो ना आपने बताया एक आउटलेट कंपनी का है, बाकी फ्रेंचाइजी है, तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, थोड़े डिटेल में समझें। तो एक फ्रेंचाइजी मॉडल को क्या चाहिए होता है? एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर जो अपने एरिया को, अपने मोहल्ले को, अपने गली को बहुत अच्छे से समझता है, वहाँ पे उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पर वो बाकी लोगों को रीच आउट करके उन्हें सर्विसेज पिच कर सकता है। तो हम ऐसे ही माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़ते हैं, उन्हें फ्रेंचाइज देते हैं उनके मोहल्ले की, उनके गली की, उनके कस्बे की। एज अ फ्रेंचाइज पार्टनर ये मॉडल काम करता है ऑन फ्रेंचाइज ओन्ड, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। तो अगर आपको एक यूक्लीन की शुरुआत करनी है तो आपको करीब 20 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें कि आपकी सारी मशीनरी, स्टोर का सेटअप और हमारी फ्रेंचाइज भी आती है। हमारी जिम्मेदारी होती है आपको एक ट्रेन टीम देने की। ये टीम हम सोर्स करते हैं, हमारे यूक्लीन पाठशाला में हम उनको ट्रेन करते हैं और फिर आपके स्टोर पर डिप्लॉय करते हैं। आप इन लोगों की मदद से फिर अपने स्टोर को रन करते हैं, जहां पर हम आपके साथ मिलकर आपके स्टोर के बारे में, आपके इलाके में एक जागरूकता क्रिएट करते हैं। उनको पता चलना चाहिए कि उनके नेबरहुड में, उनके पड़ोस में एक यूक्लीन का स्टोर आ चुका है और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीनिंग सर्विसेज ऑफर करता है। तो ट्रेनिंग की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑनलाइन गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बिजनेस को बिल्ड करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। सेम एफर्ट ऑफलाइन आप डालते हो अपने कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए, और डे टू डे बेसिस पे जो भी चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उनको मिलकर आपके साथ सॉल्व करते हैं। अगर आपसे फ्रेंचाइजी के लिए कोई जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़े? यूक्लीन स्टार्ट करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आप यूक्लीन की वेबसाइट पर जाएं और वहां से आप फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई करें। एक यूक्लीन की शुरुआत करने के लिए करीब 20 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है। 250 से 300 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं 20 लाख के इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करूं तो इसमें 6 लाख की हमारी फ्रेंचाइज फीस है, करीब 9 लाख की मशीनरी लगती है जिसमें लॉन्ड्री मशीन, ड्राई क्लीनिंग मशीन, स्टीम आयरन टेबल, स्पॉटिंग मशीन और वोल्टेज स्टेबलाइजर आता है, और इसके अलावा 4 से 5 लाख का खर्चा आएगा उस स्टोर को बनाने में। तो अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो करीब 20 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। एक एवरेज स्टोर करीब 3 मंथ्स में प्रॉफिटेबल हो जाता है, जहां से ये बिजनेस सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम आपसे एक रॉयल्टी चार्ज करते हैं। जो भी आपके स्टोर की सेल्स है उसका 7% हम रॉयल्टी लेते हैं, और जो आपने शुरुआत में 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है वो रिकवर करने में आपको 18 से 20 मंथ्स का टाइम लगता है। और अब तक आपको कितनी फंडिंग मिल चुकी है और कौन कौन से बड़े चेहरे आपके साथ जुड़े हैं? तो देखिए, मैं फंडिंग की बात करूं तो फ्रेंचाइज बिजनेस की एक ब्यूटी है कि इवेंचुअली वो सेल्फ सस्टेनिंग बन जाता है, लेकिन हमने शुरुआत में
मल्टीपल लोग यूक्लीन से जुड़े थे। स्टार्टिंग में सोहाली खान एंड कुणाल खेमू हमारे फर्स्ट इन्वेस्टर्स की तरह आए थे। उसके बाद फ्रेंचाइज इंडिया, राजीव जलान, अनुभव चोपड़ा करके कुछ एंजल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने शुरू में करीब टोटल मिला के 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और आगे की प्लानिंग क्या है, कितना बड़ा कारोबार बनाने की संभावना है? अगर आप देखोगे तो लॉन्ड्री जो बिजनेस है ना, ये बहुत बेसिक बिजनेस है। हर मोहल्ले की रिक्वायरमेंट है, हर कस्बे की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इंडिया को स्टडी करें तो इंडिया में आराम से यूक्लीन जैसे चेन के 3 से 4 हज़ार स्टोर खुल सकते हैं। तो अभी हमने करीब 25% ही टारगेट अचीव किया है। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप देखोगे तो अदर टेरिटरीज जैसे नॉर्थ अफ्रीका हो गया या मिडल ईस्ट हो गया, यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर भी अभी तक अनऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री चेन्स थे, लोकल प्लेयर्स थे, वो रिप्लेस हो रहे हैं। तो ये एरियाज वहीं पर हैं जहां पर इंडिया आज से करीब 10 साल पहले था जब हमने यूक्लीन की शुरुआत करी थी। तो इंडिया के अलावा अब हम काफ़ी फोकस्ड हैं कि हम नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट पर भी फोकस करेंगे और अगले 3-4 सालों में काफ़ी सब्सटैंशियल प्रेजेंस होगा इस पूरे रीजन में। एक छोटी सी जगह से आकर आपने इतना बड़ा बिजनेस तैयार किया, आप भी खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इन छोटी जगहों के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो देखिए, मैं बिहार से हूँ, मेरी सारी पढ़ाई वगैरह बिहार से हुई है और हमने रियलाइज़ किया जैसे जैसे हम यूक्लीन को बिल्ड कर रहे थे कि सबसे बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री का आज के डेट पर मैन पावर है। अगर आप इंडिया के जातिवाद सिस्टम को देखेंगे तो जो धोबी है वो हमेशा से लोअर कास्ट माना गया है। तो एक सोशल स्टिग्मा हमेशा से रहा है एक धोबी के काम से। आप किसी भी धोबी से बात कीजिए, आप देखिएगा उनका जो बच्चा है, उनका बेटा है, वो धोबी नहीं बनना चाहता है। वो रेस्टोरेंट में काम कर लेगा, सैलून में काम कर लेगा, बट धोबी नहीं बनेगा। तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं। आज आप इंडिया में कहीं भी चले जाएं, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ है वो बिहार या झारखंड से आता है जो लॉन्ड्री इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो हमने एक नई मुहिम स्टार्ट करी है जिसे हम यूक्लीन पाठशाला बोलते हैं, जहां पर हम बिहार के, झारखंड के, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के छोटे छोटे गाँव में NGOs के थ्रू रीच आउट करते हैं। वहाँ से हम यंग लोगों को लेकर आते हैं फरीदाबाद अपने ट्रेनिंग सेंटर में। यहाँ पर 30 डेज का कंप्लीट ट्रेनिंग दिया जाता है ऑन लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग। उनका रहने का, उनका खाने का सारा खर्चा हम उठाते हैं और सबसे खास बात यह है कि हम उनको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देते हैं। एक बार आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो यूक्लीन के किसी भी पैन इंडिया स्टोर पर आपको मिनिमम 15,000 की सैलरी से स्टार्ट कराया जाएगा। तो मेरी उम्मीद है, हमने करीब लास्ट 2 साल में बिहार से ही करीब 250 बच्चों को ट्रेन किया है। हम चाहते हैं कि अगले 4 से 5 साल में ये नंबर हम 10,000 तक ले जाएं। जब भी बिजनेस शुरू करने की बात आती है तो पैसों की वजह से हाथ पीछे हो जाते हैं। तो आप उन आज के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो किस मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि पैसा एक अच्छे आइडिया के लिए कभी भी रुकावट नहीं हो सकती है। हमें अच्छा लगे, बुरा लगे, बट इंडिया में आज एक बहुत बड़ा फोमो क्रिएट हो गया है जहाँ पे काफ़ी लोग जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास कैपिटल है, जो निवेश करना चाहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो लोग स्टार्टअप्स में पैसे डाल रहे हैं। छोटे छोटे गांव से, कस्बों से, मोहल्लों से आप देखोगे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स में एंजल इन्वेस्टर्स भरे पड़े हैं, बिकॉज इंडिया में स्टार्टअप्स बहुत हॉट सीन है। तो मेरा एक सिंपल सा सुझाव है, अगर आपके आइडिया में दम है, आपको लगता है कि आपका आइडिया स्ट्रांग है, कन्विंसिंग आइडिया है, तो मार्केट से पैसा रेज करना मुश्किल नहीं है। ओनली जो मैं आपको एक हिदायत दूंगा या सजेशन दूंगा, ये मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप फंड रेज कर रहे हैं, स्टार्टिंग कैपिटल रेज कर रहे हैं, तो आप भी ड्यू डिलिजेंस करें। मेक श्योर करें कि जिस इन्वेस्टर से आप पैसा उठा रहे हैं, जिस निवेशक से आप पैसा ले रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। हमने घरों में छोटी छोटी वॉशिंग मशीन्स भी देखी हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप्स भी देखे हैं, लेकिन 300 स्क्वायर फीट की जगह पर कैसे आप लॉन्ड्री बिजनेस चला रहे हैं, ये हम क्यूरियस हैं जानने के लिए। आइए देखते हैं। अगर आप हमारे यूजर्स को ये बताइए कि आप और आपकी टीम किस तरह कस्टमर्स तक सर्विस पहुंचाते हैं और क्या प्रोसेस है और कितना टाइम लगता है? तो कस्टमर्स की जहाँ तक बात करूँ तो कस्टमर के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं एक यूक्लीन स्टोर तक पहुँचने की। एक तो बैकएंड में हमारा जो पूरा सॉफ्टवेयर है
वो कस्टमर को मैनेज करता है। बट फ्रंट एंड में कस्टमर चाहे तो एक वेबसाइट के थ्रू जो कि www.uclean.in है, या यूक्लीन के एप्लीकेशन के थ्रू, या हमारे सेंट्रलाइज्ड IVR बेस्ड कॉल सेंटर नंबर के थ्रू, या व्हाट्सएप के थ्रू, या डायरेक्टली स्टोर को कॉल करके स्टोर से कनेक्ट कर सकता है, एक पिकअप टाइम रिक्वेस्ट कर सकता है, और जैसे वो रिक्वेस्ट प्लेस करता है जो भी नियरेस्ट स्टोर है उनके एड्रेस से वहाँ ऑटोमेटिकली लीड असाइन हो जाती है, और वो स्टोर फिर रिस्पॉन्सिबल होता है उस कस्टमर के कपड़ों की, जूतों की, सॉफ्ट टॉयज वगैरह की पिकअप करवाने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए अपने स्टोर पर, और वापस शेड्यूल टाइम पे कस्टमर को डिलीवर करने के लिए। अच्छा, आप कपड़ों के अलावा और भी चीज़ों की क्लीनिंग करते हैं? हाँ, तो देखिए, एक फैमिली या हाउस होल्ड में जिस तरह की भी क्लीनिंग रिक्वायरमेंट हो हम उसको केटर करते हैं। तो चाहे वो आपके घर के गंदे कपड़े हों, गंदा कारपेट हो, गंदा सोफा हो सकता है सॉफ्ट टॉयज आपके गंदे हों, बैग, शूज, इवन कार, तो ये सारी क्लीनिंग सर्विसेज हम एक यूक्लीन स्टोर के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सर्विसेज पिकअप एंड ड्रॉप हैं, या आप स्टोर पर आकर दे सकते हैं, बट हमारा एक स्पेशल विंग भी है विच इज डायरेक्ट टू होम, DTH, जहाँ पर ऐसी चीज़ें जो आप स्टोर पर नहीं ला सकते हैं, जैसे कि कारपेट हो गया, सोफा हो गया, कार हो गया, वहाँ पर आप रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं और डायरेक्टली आपके घर पर हमारी प्रोफेशनली ट्रेन टीम जाती है और वहाँ पर ऑन द स्पॉट क्लीनिंग करती है। अब हमारे यूजर्स को दिखाइए कि आपके पास कौन कौन सी मशीन्स हैं। और यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स दिख रही हैं, सबसे बड़ी ये वाली लग रही है, तो ये कैसे काम करती है? तो ये जो मशीन, अगर आप तीनों को देखोगे तो तीनों में आपको एक सिमिलैरिटी दिखेगी। नीचे में एक चेम्बर है, ऊपर में एक चेम्बर है। नीचे वाले चेम्बर को बोलते हैं वॉशर, जो आपके वॉशिंग मशीन में भी होता है, और ऊपर वाला चेम्बर होता है ड्रायर। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? ये सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी मशीन है, ये 19 किलो का वॉशर है और 19 किलो का ड्रायर है। तो इसमें आप जैसे डबल ब्लैंकेट्स हैं, मोटे कंबल हैं, ये सब कुछ आप इसमें डाल सकते हो। 25-30 मिनट्स का वॉशिंग साइकिल होगा। आपने उसको वॉशर से, ये वॉशर चेम्बर है पूरा, इसमें अपने कपड़ा डाला, इसके अंदर ही वो वॉशर होता है, पानी एक्सट्रैक्ट होता है, फिर आपने उस कंबल को बाहर निकाल के ऊपर ड्रायर में डाल दिया। ये अनदर 20-25 मिनट का साइकिल है। अब खूबसूरती क्या है? इसके बाद हमें बाहर सुखाने की जरूरत है? 100% ड्राइंग है। 100%? तो मतलब इतनी ज़्यादा ड्राइंग है कि अगर आप केयरलेस हो, जैसे शुरुआत में जब यूक्लीन की हमने शुरुआत करी थी तब हमें मशीन समझ में नहीं आती थी। तो हमने ओवर ड्राइंग कर दी थी और पूरी मशीन जलकर राख हो गई थी। तो वो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, अब हमारे SOP का पार्ट है वो। तो वॉशर से आपने निकाला, ड्रायर में डाला, अब साइमल्टेनियसली वॉशर खाली है तो आप एक नया लोड डाल सकते हो, बिकॉज ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ये अपनी साइकिल रन करेगा, ये अपनी साइकिल रन करेगा। ओके, और इस मशीन के बारे में थोड़ा बताइए। ये रिलेटिवली छोटी मशीन है, ब्रांड्स डिफरेंट हैं। ये फैबकेयर है, ये स्पीड क्वीन है, ये LG है। क्योंकि ये हमारा जो अपना खुद का स्टोर है, ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर एंड टेस्टिंग सेंटर भी है। तो यहाँ पर हम इसलिए सारी मशीन्स टेस्ट भी करते रहते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कौन सी मशीन किस कंडीशन में बेटर है, कौन सी मशीन क्या हैंडल कर सकती है। तो इसलिए आप देखोगे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स हैं। ये तो बता दिया आपने कौन सी मशीन क्या काम करती है, लेकिन इनकी कॉस्टिंग क्या है? तो अगेन कॉस्टिंग वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी। तो जनरली जो छोटी मशीन है 10 किलो की, वो करीब 2-2.5 लाख से शुरू होती है, और अगर आप 19 किलो की मशीन की बात करें तो वो 5-5.5 लाख तक जाती है। ओके, और आपके ये सब ऑपरेट कौन करता है? सारे वर्कर्स करते हैं? सारे वर्कर्स करते हैं, जिन्हें हम ट्रेन करते हैं। एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसके अंतर्गत डिफरेंट मशीन्स पर कैसे काम करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये उनको ट्रेन किया जाता है। कई बार ऐसा सुना भी है, मतलब ऐसा चलता आ रहा है कि कपड़े सिर्फ महिलाएं ही धोती हैं, तो आपके स्टोर में महिलाएं ज़्यादा हैं या फिर मेंस ज़्यादा हैं? नहीं, तो आप अगर इंडस्ट्री की भी बात करोगे, लॉन्ड्री इंडस्ट्री करेंटली मेरे हिसाब से 90% से ज़्यादा मेल डोमिनेटेड है। उसका रीज़न ये भी है कि इंडिया का जो हिस्टोरिकल कास्ट सिस्टम है, वहाँ पे लॉन्ड्री, वहाँ पे धोबी को लोअर कास्ट माना गया, तो अब धोबी जो काम करता है उसको थोड़ा सा लोअर काम माना जाता है। तो लोग नहीं चाहते हैं, लोग घरों पे अपनी महिलाओं से काम करवा लेंगे, लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि बाहर में महिलाएं वो काम करें जिसको अछूत या शुद्र माना गया हो। लेकिन ये चेंज हो रहा है। हमने लास्ट अगर 3-4 साल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा विमेन जुड़ रही हैं, बट उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जो हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर्स हैं, जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करते हैं, उसमें काफ़ी सारी महिलाएं आगे बढ़कर फ्रेंचाइज ले रही हैं। तो पहले शुरुआत में इट वाज ओनली मेल्स, हस्बैंड्स, फादर्स, ग्रैंडफादर्स जो फ्रेंचाइज लेते थे, बट आजकल हमने देखा है लास्ट 3 साल में कि काफ़ी सारी महिलाएं खुद से आगे बढ़कर फ्रेंचाइज ले रही हैं। तो जहाँ पर महिला फ्रेंचाइज ओनर हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि महिला स्टाफ भी कंफर्टेबल होती हैं, ज्वाइन करना चाहती हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इस लॉन्ड्री बिजनेस से आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है?
तो देखिए अगर हम बात करें, मान लीजिए मैं आपके कपड़े धो रहा हूँ, एक शर्ट की बात करें, और सपोज मैंने आपको चार्ज किया दिल्ली में 130 रुपए किलो, हम किलो के हिसाब से लॉन्ड्री करते हैं, तो अगर 130 रुपए किलो कर रहा हूँ तो मैं उसमें 4 शर्ट आपके मोटे मोटे आ रहे हैं, तो मैं आपको 30 से 32 रुपीज़ पर पीस चार्ज कर रहा हूँ। इस पे जो हमारा खर्चा आता है, डिटर्जेंट, बिजली, पानी, पैकेजिंग मटेरियल, उस कपड़े को पिकअप एंड ड्रॉप करना, ये सब करीब 18% का है। तो अगर मैं 32 रुपये आपको चार्ज कर रहा हूँ तो मेरा खर्चा 6 से 7 रुपये है। और पर डे कितनी सेल हो जाती है आपकी? एक एवरेज यूक्लीन स्टोर इन अ मंथ करीब 3.5 लाख की सेल करता है, और सारे खर्चे हटाकर आप करीब 40% का प्रॉफिट है। हमने ये तो जान लिया कि ये मशीन कैसे काम करती है, लेकिन अब विनायक से जानते हैं कि इस मशीन का क्या काम है। तो विनायक हमें बताइए कि इस मशीन का प्रॉपर क्या काम है। मैडम, ये एक स्पोर्टिंग मशीन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो काम हाथ से नहीं हो पाते हैं या हाथ से हम उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं, लाइक जैसे इंक स्टेन हो गया, ऑयल स्टेन हो गया, हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में जो कपड़े पहनते हैं उसमें जैसे बटर और भी कॉफ़ी के दाग या हम कोई भी एक स्टेन होता है, वो यहाँ पे प्रॉपर इस मशीन से हम उसको क्लीन कर सकते हैं। तो आप एक डेमो दिखाइए हमें। हाँ जी, हाँ जी। ये पेन मार्क इंक स्टेन लगा हुआ है, हम इसको क्लीन करेंगे। तो चाय, कॉफ़ी, इंक से लेकर टोबैको तक के सारे दाग यूक्लीन मिटा देता है। यूक्लीन के नाम के पीछे भी एक कहानी है, जानते हैं गुंजन से। यूक्लीन का ये जो लोगो है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है और दिस इज़ माय बेबी। इसकी भी एक अलग ही स्टोरी है जो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। तो जब ये यूक्लीन का हम नाम सोच रहे थे और लोगो सोच रहे थे, तो हमने कहा कि सिंपल रखते हैं। एक तो एक 6 लेटर रखने का बहुत मन था, बिकॉज आप जब SMS देखते हैं तो SMS के हेडर्स 6 लेटर्स के होते हैं, तो हम उसको 6 लेटर्स वर्ड रखना चाहते थे। और जब हमने स्टार्ट करा था तो लॉन्ड्री हम इंटरनेशनल मॉडल पे बेस करना चाहते थे। जैसे आप US वगैरह में बड़े लॉन्ड्रोमैट्स देखते हैं जहाँ खुद लोग जाकर अपने कपड़े धोते हैं, सो दैट्स वेयर द यू कम्स फ्रॉम। तो वहाँ यू का हमने यूज़ किया। यू मतलब आप लोग, और आइए और अपने कपड़े क्लीन कीजिए। ऑब्वियसली हमें बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि इंडिया में कोई अपने कपड़े बाहर जाके नहीं धोएगा और हमें खुद जाके कपड़े लाने पड़ेंगे और धोने पड़ेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है यूक्लीन के लोगों के बारे में। और मेरा फेवरेट पार्ट जो इस लोगों का है ना, वो है उसकी बायलाइन, विच इज़ वी लव लॉन्ड्री बिकॉज वी जेन्युइनली लव डूइंग लॉन्ड्री फॉर यू गाइज, so that you don't have to do it. कुछ करने की इच्छा हो तो क्या नहीं हो सकता। ये थी यूक्लीन की स्टोरी, जिसने कपड़े धोने का तरीका ही बदल दिया। और भी ऐसी स्टार्टअप की कहानी लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।